हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है। 9 जनवरी को इवनिंग में आरपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है। प्री और मेंस का एग्जाम का सिलेबस चेंज हो गया है। मैं आज स्पेसिफिकली बात करूंगी मेंस के पेपर 4 लैंग्वेज की, जिसमें भी वी विल कॉन्सेंट्रेट आवर होल एनर्जी टुवर्ड्स इंग्लिश, ठीक है। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, मैं आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहती हूँ दैट 19 जनवरी को देयर विल बी अ लाइव सेशन टेकन बाय बुनेश जी, और ये आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं आरएस ओनली की तरफ से। आपकी प्री की प्रिपरेशन के लिए देयर इज समथिंग बिग कमिंग अप, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट, ओके। लाइव सेशन अटेंड करना एंड you'll एक्चुअली फील रियली गुड कि कुछ नया सिखाया जा रहा है, ओके। चलो, ये अपना पहला सिलेबस था 2023 का, राइट। लास्ट अपडेट 23 से 2018 में हुआ था पहले, फिर 23 में इन्होंने सिलेबस चेंज किया आरपीएससी ने, और अब सिलेबस चेंज हो गया है 2026 जनवरी में, राइट। ये सिलेबस सबको पता है। बेसिक ग्रामर अपने पास में, बिना ग्रामर के अंग्रेजी नहीं होती। आप लिख नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, राइट, ओके। तो 10 सेंटेंसेस, सॉरी 10 टॉपिक्स, और इनके ऊपर आते थे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट टाइम 2016 में आए थे, और जितने भी अभी उसके बाद में एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी एग्जाम्स में चॉइस क्वेश्चंस आए हैं। सेंटेंस दे दिया, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन कि क्या दिक्कत हुई है। इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, ए एंड द, तो आर्टिकल्स हो गए आपके, डिटरमाइनर्स में दिस दैट दोस दे, ये सब हो जाएंगे। प्रेपोजिशंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंटेंस को कनेक्ट करने के इश्यूज होते हैं। बिना प्रेपोजिशंस के एक्चुअली सेंटेंस के मतलब नहीं निकलते। प्रेपोजिशंस कौन से होते हैं? ऑफ, ऑन, फ्रॉम, ओवर, अंडर, ये सब आपके प्रेपोजिशंस होते हैं। टेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में टेंसेज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेंस का मतलब काल, है ना। बीते हुए कल की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, या आने वाले कल की बात हो रही है। ये बहुत एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड वर्जन है, बट टेंसेज आपकी ग्रामर का जो फाउंडेशनल पार्ट होता है उसका एक हिस्सा है। देन वी हैव मोडेल्स। मोडेल्स कौन से होते हैं? कैन, कुड, वुड, शुड, ऑट टू, हैव टू, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये मोडेल्स होते हैं, राइट। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, दो दो वर्ड्स आते थे, और दोनों वर्ड्स का या तो मीनिंग पूछेंगे, या इनका सिनोनिम पूछेंगे, या इनका एंटोनिम पूछेंगे, या फिर इन दोनों वर्ड्स को आप किस सेंटेंस में यूज करके दिखा दो, वैसे पूछ लेंगे। और उसके बाद में फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है डेकोरेटिव लैंग्वेज के लिए, आपकी इंग्लिश को ऑर्नामेंटल और मॉडर्न बनाने के लिए ये सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूट एंड वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो या तो आप स्पेलिंग उनकी गलत कर रहे हैं, या फिर आप उनको उनका मीनिंग नहीं जानते हैं। जैसे सबसे बड़ा कंफ्यूजन किसमें होता था? इसमें, योर एंड योर, ठीक है। उसके अलावा देयर, 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 राइट। इसके अलावा प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ये तो हो गए आपके स्कूल के हेडमास्टर, ये हो गए आपके सिद्धांत। तो इस तरह के वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते थे, और इन्हीं का ये यूजेज पूछते थे, मीनिंग्स पूछते थे, या फिर ये वर्ड्स दे देते थे और बोलते थे कि इनको एक सेंटेंस में बना के दिखाओ, ठीक है। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, पूरे सेंटेंस लिखने की बजाय हम क्या एक या दो वर्ड्स लिख सकते हैं वो बताते थे। इंटरेस्टिंगली इसको शॉर्ट कर दिया है। दिस इज द न्यू सिलेबस, राइट। प्रेपोजिशन अभी भी कांस्टेंट हैं, प्रेपोजिशंस आपके नहीं हटे हैं। सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहां गेम हो गया, ठीक है, यहां गेम हो गया। आपके इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम के 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें नाउन्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सब होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना आपको अभी भी जरूरी है। जस्ट बिकॉज आपके सिलेबस में आर्टिकल्स और टेंसेस और मोडेल्स और नाउन्स, प्रोनाउंस ये सब नहीं लिखे हुए हैं, डज नॉट मीन कि अब आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए, ये जो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस आपके आएंगे, इनको सॉल्व करने के लिए अभी भी आपकी बेसिक ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट इतनी डिसेंट तो होनी चाहिए दैट यू अंडरस्टैंड कि कोई एक वर्ड में किस किस तरह से यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं। फॉर एग्जाम्पल, डू प्लस आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। इसको 2-3 तरह से यूज किया जा सकता है। या तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, आई एम डूइंग सो एंड सो वर्क, यहां आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका वर्ब की जगह आ गया। नेक्स्ट, डूइंग इज गोइंग, यहां क्या है? जिरंड है, सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। यही जिरंड ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज हो सकता है इन द प्लेस ऑफ प्रेडिकेट। ये एक वर्ड 3 तरह से यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड
LIGHT, लाइट। अब इसका मतलब क्या है? रोशनी भी होता है। इसका और क्या मतलब होता है? हल्का भी होता है। और इसका एक और मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, या फिर जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं है। ये एक वर्ड भी कई तरह से सेंटेंस के अलग अलग पोजिशंस में यूज हो सकता है। द ओनली वे यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इज नोइंग द प्रॉपर ग्रामर, इज बाय नोइंग द प्रॉपर ग्रामर। आपको ग्रामर आनी चाहिए। अगर आपको ग्रामर के बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते तो आप ये नहीं कर पाएंगे। सो इफ समवन इज आउट देयर टेलिंग यू कि अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ शब्द देखने हैं और देखना है कि सेंटेंस में उनको कैसे लगाते हैं, तो जादू से थोड़ी आ जाएगा। ग्रामर तो फिर भी सीखनी पड़ेगी, राइट? अगर आप ग्रामर सीख लेते हैं तो आपने टेक्निकली ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको टेंसेस नहीं पढ़ने पड़ेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। टेंसेस आपके लिए जरूरी हैं। बिना टेंसेस के आप सेंटेंस फॉर्मेशन ढंग से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ लिखना है, राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, आगे लेटर राइटिंग वगैरह अभी भी है, राइट? प्रेसी राइटिंग है, ये सब कुछ आप तभी प्रॉपरली कर पाओगे जब आपको टेंसेस का ज्ञान होगा। तो जस्ट बिकॉज 2023 के सिलेबस में टेंसेस हैं और 26 के सिलेबस में टेंसेस नहीं है, डज नॉट मीन कि आपके लिए टेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट थिंग, तो ये तो मेजर चेंज हो गया कि भैया मुझे एक ही चीज लिखी हुई है तो आई विल डू दैट। यू विल बी एबल टू डू दैट ओनली बाय नोइंग द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, और वो आपको आएगा बेसिक्स ऑफ ग्रामर से। नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, इनकी एप्लीकेशन। द वर्ड एप्लीकेशन इज रिटन ओवर हियर। इसका मतलब ये आपको, जितने मुझे लग रहा है चांसेस क्या हैं, आपको कुछ इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स दे देंगे and they will ask you to actually form sentences based on that, right? For example, आपको idiom दे दिया piece of cake, वो मीनिंग नहीं पूछ रहे, वो इसकी एटिमोलॉजी भी नहीं पूछ रहे, वो ये भी नहीं पूछ रहे कि इसको कहाँ कैसे यूज करते हैं, नहीं, वो सीधा ये पूछ सकते हैं कि इसको कोई 2 सेंटेंसेस में हमें फ्रेम करके दिखाओ, राइट? उसी तरह से होता है फ्रेजल वर्ब, उसी तरह से है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में भी आप सेम चीज कर सकते हैं। आपको दे देंगे टेक आउट, मीनिंग नहीं पूछेंगे कि टेक आउट का मीनिंग क्या होता है, लेकिन वो ये बोल देंगे कि ये आपके सामने फ्रेजल वर्ब है, इसका एक सेंटेंस बना के दे दो, राइट? फॉर एग्जाम्पल दूसरा फ्रेजल वर्ब है पिक अप, मीनिंग नहीं जानना है, मीनिंग पता है लेकिन अब इसको सेंटेंस में यूज करके दिखाओ। एप्लीकेशन, द ब्रैकेट एप्लीकेशन सेज कि आपको इसका सिर्फ मतलब ही नहीं, सिर्फ आपको इसका यूजेज ही नहीं, आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए, यानी कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में आप इनको कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो आना चाहिए। सेम थिंग इज विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एज इट इज टॉपिक कैरी फॉरवर्ड हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अगेन द सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर, एप्लीकेशन ही अभी भी इनको चाहिए। नेक्स्ट, वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, ये 3 चीजें एज इट इज इन्होंने ली हैं बट विद द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। अब इन्होंने मीनिंग नहीं पूछना है आपसे, ठीक है? ये आपसे सेंटेंसेस बनवाएंगे। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? जब आपके पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका बेस अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, क्लियर होगा। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा, ठीक है? तो इस एक सेंटेंस को देख के खुश नहीं होना है, अभी भी आपकी ग्रामर एज इट इज पूरी आनी है। द कॉन्सेप्ट, द वे दे आर गोइंग टू आस्क दोस क्वेश्चंस, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, आपके पार्ट बी में है कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रेसी राइटिंग। ये अभी भी ऐसा कैसा ही है, ठीक है? पहले भी 30 मार्क्स का था, अब भी 30 मार्क्स का है। सिंपल सी चीज ये चेंज हुई है कि जो प्रेसी राइटिंग है उसके लिए आपको अलग से पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा। वो प्रेसी राइटिंग एज इट इज उसी कॉम्प्रिहेंशन की करनी है जिसके ऊपर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपके आएंगे ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंसेस। ये ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश है ही है। जो हिंदी का पोर्शन है, पेपर 4 का जो हिंदी का पोर्शन है, उसमें भी ट्रांसलेशन है 10 नंबर का। एक 5 सेंटेंसेस का पैराग्राफ देंगे और बोलेंगे कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाओ। तो टेक्निकली आपकी जो इंग्लिश है वो 70 मार्क्स की ना होकर ये टेक्निकली 90 मार्क्स की होगी। आई थिंक मैंने टेक्निकली वर्ड 2 बार यूज कर लिया है। ये आपकी 80 मार्क्स की है। आई अंडरस्टैंड कि मैं मैथ्स में कमजोर हूं, पर मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूं, ओके? आपकी इंग्लिश अभी भी 80 मार्क्स की है, ठीक है? 70 मार्क्स तो डायरेक्ट है, 10 मार्क्स आपके हिंदी के सेक्शन में भी ट्रांसलेशन का है। इसके बाद में आपका है पार्ट सी, कॉम्पोजिशन एंड लेटर राइटिंग, ठीक है? गिवन टॉपिक के ऊपर आपको थीम एलैबोरेशन करना है, 150 से 170 के आसपास वर्ड्स आपको पहुंचने हैं। ये पहले भी था, ये अभी भी है, राइट? अब क्या हो गया है राइटिंग में? ऑफिशियल लेटर्स, डेमी ऑफिशियल्स, ऑफिशियल मेमोरेंडम एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब इनमें से कोई एक आ सकता है, देयर इज अ स्लैश रिटन बिटवीन देम, है ना? स्लैश लगाया हुआ है ना, स्लैश का मतलब होता है और, इंग्लिश वाला और, हिंदी वाला और नहीं, ठीक है? ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल एंड ऑफिशियल मेमोरेंडम, इनका मतलब ये है कि अब आपके सामने लेटर्स के ऑप्शंस आएंगे, नॉट एज अ सिटीजन बट एज वन ऑफ द ऑफिशियल्स।
तो आप एक ऑफिसर किसी दूसरे ऑफिसर को या फिर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको लेटर लिख रहे हैं, द लैंग्वेज विल चेंज, द फॉर्मेट विल चेंज, मोटा मोटी आपकी पॉइंट वही रहने वाले हैं, लेकिन आपके लैंग्वेज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्मल होना जरूरी है। कैसे आएगा? प्रैक्टिस। रिपोर्ट राइटिंग एज इट इज है, ऊपर डेट लिखते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं, 2 पैराग्राफ से ज्यादा रिपोर्ट होनी नहीं चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए, एंड कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर आपका एज इट इज सेम है। ठीक है, तो ये तो है आपका मोटा मोटी जो इंग्लिश का चेंज हुआ है। एक्चुअल गेम यहां हो गया। अब आपका ऐसे आएगा 40 मार्क्स का, और ये जो 40 मार्क्स का ऐसे है ये है 600 वर्ड्स का। 600 वर्ड्स का मतलब होता है लगभग आपको 4 से 5 पेजेस एटलीस्ट फिल करने हैं। ये तब होएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। मैंने हमेशा से कहा है कि एवरीडे आपको एटलीस्ट 300 टू 300 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़े और आपको वर्ड्स इमेजिन हो सकें कि आप, एक होता ना हिंदी में बोलते ना कि मुझे सूझा ही नहीं कि मैं क्या लिखूं, वो प्रॉब्लम अगर आपको नहीं फेस करनी है तो आपको इस चीज के लिए 300 से 400 वर्ड से अब काम नहीं चलेगा। अब आपको थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स रोज के लिखने पड़ेंगे। पैराग्राफ्स लिखो, खूब प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। यहां पर आपको 6 थीम्स दी गई हैं, आई एक्सप्लेन देम अ बिट। इन 6 थीम्स में से आपको जो जो टॉपिक्स दिए जाएंगे उनमें से किसी एक के ऊपर आपको 600 वर्ड्स का 40 मार्क्स के लिए एक ऐसे लिखना है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश में अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो दिस विल बी डन इन इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपने अपना पूरा एग्जाम हिंदी में लिखना है, तो आप हिंदी में इस चीज को लिख सकते हैं। डिटेल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स जो हैं ये सारे के सारे आपके पेपर 1, 2 और 3 के टॉपिक्स हैं। लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल हेरिटेज आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। अब इसमें है ना, ये पूछ सकते हैं कि भाई राजस्थान स्पेसिफिक कोई टॉपिक आ गया, कोई कल्चरल ट्रेडिशनल ऐसा पॉइंट है राजस्थान का जो किसी कारण से न्यूज में रह गया, उसको अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो अब आप ये ऐसे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहां पर ऐसे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पॉइंट्स के आने वाले हैं। बहुत ही वेग, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ लिख दो, क्लाइमेट के ऊपर कुछ लिख दो, सोशल इशू है, कोई फिलोसॉफिकल कोई सेंटेंस दिया हुआ है। इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट एनीमोर। ठीक है, तो आपका पेपर 1, 2, 3 एक्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए इस पोर्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट, सोसाइटी, गवर्नेंस एंड पब्लिक अफेयर्स, सेम थिंग आपके पॉलिटी और गवर्नेंस के टॉपिक्स में से आ जाएगा। ठीक है, सोशल इश्यूज वगैरह के जो टॉपिक्स आप पढ़ते हैं उसमें से आएंगे। नेक्स्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपका ज्योग्राफी का जो बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट वाला पार्ट है, क्लाइमेट वाला पार्ट है वो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो, इन दोनों को मिला के भी आप यहाँ पर टॉपिक निकालेंगे। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स, डिजास्टर्स एंड नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, पूरा का पूरा करंट बेस हो जाएगा। वो ये बोल देंगे विकसित विकसित राजस्थान 2047 के ऊपर कोई नया अम्ब्रेला प्रोग्राम राजस्थान सरकार ने चालू कर दिया, उसका नाम लेके अब आप आपसे वो ये ऐसे लिखवाएंगे कि भैया इसका क्या सक्सेस हो सकता है, इसमें क्या क्या ऐड हो सकता है, इस तरह से आपको लिखना है। क्या एग्जांपल्स हैं, अगर आपने उस न्यूज के बारे में पढ़ाई करी हुई है तो, और क्या क्या गवर्नमेंट अचीव करने पे लगी हुई है, और क्या क्या वेराइटीज हो सकती हैं। आपको बहुत 600 वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, पहले पूरे एग्जाम में 600 लिखने होते थे, अब सिर्फ इसमें 600 लिखने हैं, तो 600 वर्ड्स अच्छे खासे होते हैं, आपको प्रैक्टिस जरूरी है। नेक्स्ट, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, पूरा का पूरा इकोनॉमी से सेक्शन से आ गया आपका, इकोनॉमी का एग्जाम जो है पूरा का पूरा वहां से आ गया। टूरिज्म, कल्चर एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज विद रेफरेंस टू राजस्थान, अब कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो है ये करंट अफेयर्स तो है ही है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट आपको याद करना है। जो भी डिजास्टर इश्यूज हैं राजस्थान के, जैसे वाटर क्राइसिस हो गया, राइट, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी की फील्ड में राजस्थान सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार राजस्थान के लिए क्या कर रही है, हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ आपको सिविक इश्यूज भी उठाने पड़ेंगे इसको प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि आपका ओवरऑल जो जनरल नॉलेज है लाइफ के प्रति वो आपको अच्छा चाहिए। ठीक है, इन अनदर वीडियो आई विल ब्रिंग यू कि इन 6 टॉपिक्स में से किस किस तरीके के टॉपिक्स आ सकते हैं, हेडिंग्स आ सकती हैं जिसमें आपको ऐसे लिखना है। आप एज ए प्रैक्टिस उनको यूज कर सकते हैं। 600 से 800 वर्ड्स अभी लिखना शुरू करोगे तब जाके एग्जाम में 400-500 लिख पाओगे। ठीक है, तो ये आपका नया सिलेबस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक शब्द को एक सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजीशन पे कैसे लिखते हैं तभी आएगा जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं? नाउन्स, प्रोनाउंस, आपके एडजेक्टिव्स, आपके एडवर्ब्स, आपकी वर्ब्स। इसके अलावा टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप इनमें से एसेज लिख रहे हैं और आपको 40 में से कम 10-15 भी अगर उठाने नंबर, जो कि बहुत ही घटिया स्कोर होने वाला है, अगर आप इतने की ही मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट उठाने के लिए भी आपको बेसिक टेंसेस और ग्रामर आनी जरूरी है। ठीक है, तो ग्रामर से डरना नहीं है, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो सिलेबस को सिंप्लीफाई किया है, पेपर 4 के लिए तो एटलीस्ट सिंप्लीफाई किया है। यू जस्ट नीड अ लिटिल मोर प्रैक्टिस इन राइटिंग। अपनी राइटिंग सुधार लो, हो जाएगा।
इट्स नॉट डिफिकल्ट। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, तो आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड अ गूगल फॉर्म, उसको फिल करके सबमिट कर देना एंड द टीम विल हैंडल एवरी क्वेश्चन दैट यू हैव। ओके, चलो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।